जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ें समझने को मिलेगी और आगामी अगर आप प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस चीज़ को देखेंगे। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन तक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति देता है? मतलब बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है। तो वो अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को जब कभी भी किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत होता है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। यद्यपि राष्ट्रपति उस सलाह को मानता या ना मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन वो सलाह ले सकता है, कानूनी परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले या कार्रवाई सुनाई गई है, जजमेंट, वो साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। ठीक है, वही हो गया अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 32 क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करते और हाई कोर्ट इसमें अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध का अधिकार, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को संविधान मौलिक अधिकार का यानी संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आप देखेंगे, भारत का महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76, नियंत्रक है महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148, राज्य का राज्यपाल 152। ठीक है, इन सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अपर्युक्त सभी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करिए। इसमें राष्ट्रपति का नाम दिया और उनके कार्यकाल दिए, तो इसको आपको मिलान करना है। तो आप देखिए, मैं आपको इसमें पूरा बता देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन पाँचवें, फखरुद्दीन अली अहमद पाँचवें, नीलम संजीव रेड्डी छठे, ज्ञानी जेल सिंह सातवें, आर वेंकटरमन 8वें, शंकर दयाल शर्मा 9वें, KR नारायण 10वें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें, प्रतिभा देवी पाटिल 12वें, प्रणब मुखर्जी 13 और रामनाथ कोविंद जो भी वर्तमान में है। तो 14 राष्ट्रपति हैं। अब इन कार्यकाल, अगर आपको कार्यकाल पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था 1950 से 1962, राधाकृष्णन का कार्यकाल 1962 से 67। ठीक है, जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से 69। तो आप मिलान कीजिए 1967 से 69। बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए थे। बीबी गिरी अगले राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी चौथे राष्ट्रपति। तो इनका कार्यकाल 1969 से 74 होगा, चौथे। अब 5वें राष्ट्रपति के रूप में आपको चुने जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो होते हैं ये
1974 से लेकर 1977, जब देश में आपातकाल लगाता है उस समय देश के राष्ट्रपति यही थे। ठीक है। उसके बाद छठे राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982। ठीक है, वो थे आपका। तो 101 का आप मिलान किए तो सी आपको इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण। तो देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो देश के छठे राष्ट्रपति थे। ये देश के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति और इन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, बिहार के चौथे गवर्नर। आप इतनी चीज़ों को जानेंगे, याद रखेंगे। 104, तीसरा, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इनके आप योग्यता की बात की जाए तो देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उनका उम्र होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि उन पे किसी भी प्रकार का मुकदमा ना चल रहा हो। ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। ये सब उनका क्या है? कैरेक्टरिया है, योग्यता है। तो वो पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52। ठीक है। देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, पद होगा, वो 52 में। कार्यपालिका का प्रधान होंगे 53। ठीक है। तो अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में। लोकसभा के अध्यक्ष 93। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। एक 105 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग क्या? यानी राष्ट्रपति महाभियोग मतलब जबरदस्ती उन्हें पद से हटाना, यानी पद से विमुक्त करना, वो हो गया महाभियोग। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा संचालित की जाती है। संसद के किसी भी सदन में पहले इसे लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग को प्रारंभ करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर ये देखेंगे अनुच्छेद 356। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 75 में क्या आता है? मंत्रियों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। संघीय जो मंत्री होते हैं, चूँकि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसके हेड जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 74 में। 75 में क्या होता है? मंत्रियों के लिए विशेष उपबंध जो संघीय मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय में आते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। उनकी चर्चा की गई 76 में। के वेणुगोपाल भारत के हैं, महान्यायवादी हैं। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं।
ठीक है। उपराष्ट्रपति की चर्चा की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति के पद पर रहने की वजह से नहीं मिलता है, चूँकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इन्हीं के लिए उन्हें यानी राज्यसभा के सभापति होने के कारण उनको वेतन मिलता, ना कि उपराष्ट्रपति होने के कारण। ठीक है। राष्ट्रपति 52, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान और राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय की बात करते हैं। ये एंग्लो इंडियन क्या यूरोपियों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो जो ऐसे यूरोपीय जिन्होंने भारत में शादी कर ली और उनसे वंश यानी बढ़ी हुई तो उनको प्रतिनिधित्व देना है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में, ये बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया, आप देखते होंगे कि कहता है कि ये आज एक समय ये लोकसभा रिजर्व है तो फलना रिजर्व है। तो ये क्या होता है? अनुच्छेद 330 के तहत उन्हें आरक्षण दी जाती है लोकसभा के अंदर। अनुच्छेद 331 में क्या होता है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व की दी जाती है अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 332 में क्या होता है? तो राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है। आप जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि झारखंड में 81 सीट हैं। ठीक है। जिसमें से 45 जो है अनरिजर्व्ड है, 28 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई है और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई है। तो इनकी चर्चा कहाँ मिलेगी? तो अनुच्छेद 332 में मिलेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 333 क्या कहता है? एंग्लो इंडियन यानी राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। जैसे झारखंड में 81 है विधानसभा और टोटल पूछे जाएगा तो 82, उसमें से एक जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन, हर एक राज्यों में एक एंग्लो इंडियन की को प्रतिनिधित्व दिया जाता है अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए। और इसी 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? लोकसभा में एससी तथा एसटी के जो आरक्षण की जो सीमा थी वो 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया, यानी अगले 10 सालों तक के लिए लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो अनुच्छेद 333 इसका आंसर होगा। आप 108वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी पूछ रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा के सभी सदस्य आपस में से ही एक सदस्य को लोकसभा का स्पीकर के रूप में चुनते हैं। जैसे हम लोग किसी मॉनिटर को अपने क्लास में कैसे चुनते हैं, तो अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं, जस्ट उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा आपस में से ही एक सदस्य का चुनाव जो होता है स्पीकर के लिए किया जाता है। लोकसभा स्पीकर की चर्चा अनुच्छेद 93। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि वो एक पहले क्या होते हैं, लोकसभा के स्पीकर तभी चुने जाएंगे जब वो एक लोकसभा के मेंबर होंगे, किसी न किसी संसदीय सीट से चुनाव जीत के आए होंगे। तो जब संसदीय सीट से चुनाव जीत के हो जाते हैं तो लोकसभा के मेंबर के रूप में ऑलरेडी वो क्या होते हैं, पहले ही शपथ ले चुके होते हैं।
इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि वो मेंबर के रूप में ऑलरेडी पहले शपथ ले चुके होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109। अरे यार मोबाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो देखिए, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ये लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता था ये लद्दाख, ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये लद्दाख, तो लद्दाख भारत का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी लद्दाख से जो सांसद हैं वो हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल, ये बीजेपी के सांसद हैं लद्दाख से, ले लद्दाख से। कांगड़ा, ये कांगड़ा कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वहाँ से भी सांसद कौन है? किशन कपूर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। कच्छ गुजरात में है, ठीक है। उससे हम एशियाई गधों के लिए फेमस है वो कच्छ, कच्छ का रण आप सुने होंगे गुजरात, भीलवाड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। 545 में से 543 का निर्वाचन हुआ है और 2 क्या होते हैं? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया है, लेकिन अब से ये एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। तो मैक्सिमम पूछ रहा है 252 तक। ये कब तक ऐसा है? 2026, फिर 2026 में वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होगा। एक 111। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया। दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रश्न क्लियर ना दिखा रहा होगा, थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी के लिए। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के अनुसार आप बताएंगे। आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितना है? आंध्र प्रदेश में 25 है, ठीक है। बिहार में कितना है? बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 42 है। तो पूछ रहा है कि यूपी के बाद, यूपी में 80 है, तो यूपी के बाद किस में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। एक 112 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। और जो प्रथम लोकसभा का जो विघटन हुआ था यानी समाप्त हुआ था वो आपका 4 अप्रैल
1957 हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का पहला बैठक कब हुआ था, लोकसभा के यानी आम बजट के बाद पहला बैठक कब हुआ था, लोकसभा की प्रथम बैठक, तो हुआ था आपको 13 मई 1952 को। ठीक है, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, 1950 में भारत गणतंत्र हुआ। 1954 में क्या होता है, भारत रत्न प्रदान की शुरुआत हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। सन 113 नंबर प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ये मीरा कुमार का ताल्लुकात बिहार से है। ठीक है, ये 3 जून 2009 को निर्विरोध लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, बिहार से ताल्लुकात, 3 जून 2009 को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये निर्विरोध चुनी गई। भारत के उप प्रधानमंत्री थे, आप नाम सुने होंगे, जगजीवन राम, उनकी ये सुपुत्री हैं। ठीक है, सासाराम संसदीय सीट जो कि रिजर्व सीट था, यहाँ से ये लोकसभा की मेंबर थी। इस समय ये वहाँ से आपका लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई। तो मेंबर कहाँ की थी, कहाँ से लोकसभा की सदस्य थी, तो सासाराम से, वो सासाराम बिहार, रिजर्व सीट। आप ऑप्शन नंबर ये में देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित पंडित नेहरू जी की बहन और महासभा की में प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। किस राज्य में बनी थी ये, उत्तर प्रदेश में। अर्थात तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। तो तारकेश्वरी सिन्हा का संबंध बिहार प्रांत से था। ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली हुई थी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। तो स्वतंत्रता सेनानी थी आपकी तारकेश्वरी सिन्हा, बिहार से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 114, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करी जाएगा तो अनुच्छेद 63। ठीक है, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करा जाएगा तो अनुच्छेद 93। ये अपना यानी लोकसभा के अध्यक्ष की त्यागपत्र की चर्चा अनुच्छेद 94। ये अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्तमान अध्यक्ष 17वीं लोकसभा चल रहा है ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है बीजेपी के, तो 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री आप जान ही रहे हैं, इसमें क्या बताना आपको। 115, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इनके क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा जनरली लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। 2 साल में क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 116 आपसे पूछा जा रहा है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है, अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, तो कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को हमने अभी आपको बताया कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, यानी अस्थाई सदन है, वो कभी विघटित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता और इसके जो
1/3 सदस्य होते हैं, प्रति 2 वर्ष में रिटायर कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको डी। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, शिक्षित का सदन कहते हैं। पढ़े लिखे लोग वहाँ पे ज़्यादा पहुँचते हैं। राज्यसभा। एक 118वां, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। 25 वर्ष लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 होगा। 32 तो कुछ नहीं होगा। 35 साल राष्ट्रपति का न्यूनतम एज। संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में अभी कैमी लोकसभा चल रहा है? 17वीं लोकसभा चल रहा है। ठीक है, तो 12 दोपहर में 12 से लेकर 1 बजे तक जो काल चलता है इसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 120। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो हम समझेंगे कि लोक लेखा समिति क्या है। तो लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। ये क्या करता है? ये सरकार के आय एवं व्यय की जांच करता है, उनका लेखा जोखा रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देता है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति तथा जो आपका कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिचय ने क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। तो कैग जो होता है वो सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार करके आय तथा व्यय का ब्यौरा रखता है। वो अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को देता है। लोक लेखा समिति स्पीकर को देता है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, वो आपको कांग्रेस के नेता हैं। तो किसे हैं? आपको हो गया लोकसभा के स्पीकर को। नियंत्रक है महालेखक परीक्षक। 148 में इसकी चर्चा अनुच्छेद में भारत की वर्तमान में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।